एक फ्री बदला। धनुष कहता है, इतने लाखों रुपए होने के बाद भी तुमने नाना नानी को गांव में अकेले छोड़ दिया और कभी उनकी देखभाल के बारे में सोचा भी नहीं। क्या तुमने कभी सोचा नाना नानी और छोटे मामा गांव में कैसे रहते होंगे? और यही नहीं, सबसे ज्यादा पैसे होने के बाद भी नाना नानी की दवाइयों का खर्चा उनके सभी बच्चों में बराबर बांटा जाता है, चाहे किसी के पास पैसे हो या न हो। जब तुम जानते हो कि तुम्हारे बाकी भाई बहन तुम्हारे जितने पैसे वाले नहीं हैं, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं कि अपने माँ बाप का कम से कम दवाइयों का खर्चा तुम उठ सको? और तुम बात करते हो कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी की इज्जत के लायक हो? धनुष यही नहीं रुकता, वो आगे कहता है, जब भी परिवार में कोई बड़ा फंक्शन होता है तो परिवार के सभी लोग मिलकर सारा खर्चा उठाते हैं। लेकिन मुझे और मेरी माँ को डिनर टेबल पर भी बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हमारा वहाँ कोई हक ही नहीं है। अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस मुंह से बड़ों की इज्जत की बात करते हो मामा? अर्चित गुस्सा अंदर पीसता हुआ धनुष को चुपचाप सुन रहा था। अर्चित के हाथ में वाइन के कांच के गिलास पर उसकी उंगलियां कसती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल अर्चित धनुष को वो गिलास फेंककर मारने ही वाला है। अर्चित ने अपने व्यापार के पिछले 20 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे थे, इसीलिए उसका सोसाइटी में एक रुतबा था। बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के सरकारी अधिकारी, व्यापारी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए अर्चित के व्यवहार में ही एक धुंध समाने वाली आदत आ चुकी थी। उसने सोचा अगर वो धनुष को जोर से डांट देगा तो धनुष डर के मारे सहम जाएगा। लेकिन ये तो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने तेज आवाज में गुस्से से डांटने के बाद भी धनुष उसके सामने इस तरह से हिम्मत करके बात करेगा। धनुष ने जो बात अर्चित को बोली थी, ऐसी बेइज्जती अर्चित की आज तक नहीं हुई। वो वन्हा उस कमरे में बैठा हुआ इतनी शर्म महसूस कर रहा था कि किसी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। अर्चित का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भिंची हुई थी और पैरों में हो रही कंपन वन्हा खड़े बाकी लोग देख सकते थे। जिस आदमी के सामने पूरे घर में कोई चू की आवाज भी नहीं करता था, आज उसे अपने ही भांजे ने दिन में तारे दिखा दिए थे। तभी अर्चित ने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर देकर मारा और फिर गुस्से में खोलते हुए दांत पीसते हुए बोला, नीच, तुझे जन्म देने वालों ने तुझे जिंदगी तो दी है पर तमीज सिखाना भूल गए हैं, और जो आज तक तेरी माँ नहीं कर पाई वो अब मुझे करना पड़ेगा। अर्चित के पास धनुष की किसी भी बात का कोई जवाब तो नहीं था, इसलिए बेइज्जती से भरा हुआ अर्चित बहुत गुस्से में धनुष को मारने के लिए दौड़ पड़ा और धनुष के बहुत करीब जाकर अर्चित ने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया। आरती ने अर्चित का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। वो अर्चित का गुस्से में जल रहा लाल चेहरा देखकर कांपने लगी थी। उसे लगा अर्चित किसी भी वक्त धनुष को बहुत बुरी तरह से मारेगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए आरती अर्चित को वहीं रुकने का इशारा कर रही थी। एक बेबस माँ अपने बेटे और भाई के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो थप्पड़ धनुष को लगेगा और जान आरती की निकल जाएगी, जबकि दूसरी ओर वहीं बैठे मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू के चेहरे पर एक बड़ी ही सिनिकल मुस्कान थी, जैसे जिस पल का उन्हें इंतजार था वो आ गया हो। लेकिन धनुष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्चित के गुस्से का उस पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ा। अर्चित का हाथ अब उससे कुछ ही दूरी पर रह गया था। धनुष के चेहरे पर एक ठंडी सी बेहद मंद मुस्कान थी। धनुष को झटके के साथ अपने इमॉर्टल वर्ल्ड के स्किल्स याद आए, जहां उसका सामना करने वाला नेस्तो नाबूद हो जाता था। लेकिन अगले ही पल में धनुष का चेहरा किसी मौत के दैत्य की तरह सफ़ेद हो गया था, क्योंकि धनुष इमॉर्टल वर्ल्ड में बेशक एक बहुत बड़ा वॉरियर हो, पर वो शायद भूल रहा था कि इस वर्ल्ड में वो सिर्फ एक स्कूल जाने वाला हाई स्कूल का स्टूडेंट है और इस वर्ल्ड में उसके शरीर में कोई जादुई ताकत नहीं थी और यहाँ तो उसके शरीर में एक साधारण आदमी जितनी भी शक्ति नहीं थी। फिजिकली तो धनुष पहले से ही काफ़ी कमज़ोर था। अर्चित तो पहले से ही अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा था। उसका हाथ मुश्किल से धनुष के गाल से बस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था। बावजूद इसके धनुष, जिसे ये पता था कि अर्चित का थप्पड़ बहुत जल्द उसके गाल पर बस पड़ने ही वाला है, वो एक मस्त मुस्कान लिए उसके सामने खड़ा था, क्योंकि धनुष खुद को एक वॉरियर समझ रहा था, जहाँ अर्चित जैसे साधारण से आदमी की उसके सामने कोई औकात ही नहीं है, और फिर भी इस साधारण आदमी ने उस पर हमला करने की जुर्रत की है। तभी अचानक से धनुष अपनी पूरी ताकत लगाकर गुस्से में बहुत जोर से चिल्लाता है, अर्चित, तेरी इतनी हिम्मत! धनुष की आंखें गुस्से में इतनी बड़ी हो गई थी जैसे अभी फटकर बाहर आ जाएंगी, और वहां मौजूद बाकी सब लोग तो जैसे भूत बन चुके थे। उनके सामने तो ये सारा नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। आरती भी बेचारी बेबसी कभी अपने भाई तो कभी अपने बेटे को देख रही थी। उसे तो बस यही डर था कि धनुष को कहीं कोई दिमागी दौरा न पड़ जाए।
गायब हुए 3,000 रुपए का इल्जाम तो वो पहले ही अपने सर ले चुकी थी, लेकिन आज जो हो रहा है उसे रोकने की आरती की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही थी। अर्चित भी धनुष की वो ललकार सुनकर जैसे थोड़ा घबरा सा गया था, तब वो रोक कर बोला, क्या मुझे तुझे डांटने का भी हक नहीं है? तेरा मामा होने के नाते मुझे पूरा हक है तेरे ऊपर चिल्लाने का और गुस्से में तुझे सजा देने का भी। अगर तू कोई गलती करता है तो। अर्चित अब पहले से ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि वहां खड़े घर के नौकरों और उसकी खुद के बीवी बच्चों के सामने धनुष ने उससे बदतमीजी की थी। अर्चित अपने बंधे हुए हाथ को वापस नहीं लाया, बल्कि उसने पूरे गुस्से से धनुष को मारने के लिए अपना हाथ आखिरकार घुमा ही दिया। लेकिन धनुष तो जैसे पहले से ही तैयार था। वो खुद को अर्चित के हाथ से बचाकर एक तरफ हो चुका था। लेकिन ये क्या? धनुष ने तो बड़ी फुर्ती से खुद को अर्चित की थप्पड़ से बचा लिया था। फिर ये चटाक की आवाज कन्हा से आई। आवाज सुनते ही धनुष का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया हो, क्योंकि जो चीख उसने उस थप्पड़ की आवाज के साथ सुनी थी वो आवाज उसके दिल के सबसे करीब थी। धनुष ने एक पल में ही मुड़कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। दरअसल जिस थप्पड़ से उसने खुद को बचाया था वो हाथ उसके मां के चेहरे से टकरा चुका था, और तभी धनुष को एहसास हुआ कि वो तो अपनी मां से चिपका हुआ खड़ा था, और जिस फुर्ती से झुककर उसने खुद को बचाया था तब तो स्वाभाविक था कि अर्चित का वो हाथ उसकी मां आरती के चेहरे पर जाकर रुकना था। पश्चाताप, दर्द, क्रोध, आत्मदोष जैसी कई फीलिंग्स ने अचानक से धनुष को घेर लिया था। धनुष का दिल दर्द से तड़प रहा था, क्योंकि अगर वो अपनी जगह से न हटता तो निश्चित रूप से थप्पड़ उसी को पड़ता और उसकी मां बच जाती। पर उसकी तेज तर्रारी की सजा आरती को मिल चुकी थी। धनुष के दिमाग में बिजली की तरह वो सीन दौड़ रहा था और वो खुद से ही कह रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता। जन्हा से मामा ने अपना हाथ घुमाया है, वन्हा से उनका हाथ मेरी मां तक पहुंच ही नहीं सकता। हो ना हो मेरे मुंह पर तमाचा मारने पर असफल होने पर मामा ने जानबूझकर अपने अपमान से फ्रस्ट्रेटेड होकर मेरी मां को थप्पड़ मारा है। उसके बाद तो धनुष के पूरे शरीर में जैसे गुस्से की लहर सी दौड़ गई थी। वो अर्चित को ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही आग उगल कर अर्चित को वहीं जिंदा जला देगा। तभी उसका ध्यान अर्चित के चेहरे पर आए उस कुटिल मुस्कान पर गया, क्योंकि अभी थप्पड़ मारने के बाद अर्चित थोड़ा आगे झुका हुआ था और धनुष थप्पड़ से बचने के बाद थोड़ा नीचे झुका था। अर्चित की वो मुस्कान धनुष के दिल पर छुरी का काम कर रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अपने शरीर की सारी हिम्मत जुटाए और अर्चित से भिड़ जाए, पर कहा दुबला पतला छोटा सा बच्चा धनुष और कहा उसके तकरीबन 6 फीट लंबे तगड़े मामा। कैसे लड़ पाएगा? धनुष अंदर ही अंदर अपने पूरे गुस्से को पी गया, और फिर उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। पर इसका ये मतलब नहीं था कि धनुष इस बात को भूल जाएगा कि उसके मामा अर्चित ने उसकी मां आरती के मुंह पर तमाचा मारा था। और वो ही क्या, दुनिया की कोई भी औलाद अपने सामने अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ तो एक बेटे ने अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देखा है, और वो भी अपनी वजह से। इस घटना ने धनुष को अपने मामा अर्चित और उसके पूरे परिवार का पूरी जिंदगी के लिए दुश्मन बना दिया था। धनुष का दुखी दिल खुद से ही कह रहा है, न तो मेरे पास कोई भगवान का दिया आशीर्वाद है, न ही मेरे पास कोई ऐसी मंत्रों की जादुई शक्ति है, फिर मैं कैसे इस भयंकर परिस्थिति का सामना कर पाऊंगा। धनुष अपने सामने खड़े वाइल्ड जायंट जैसे अर्चित को देखकर ये बातें सोच रहा था, पर उसकी आंखों में अर्चित के लिए भयंकर नफरत भरी हुई थी। धनुष सोच रहा है, अब बहुत हुआ। उसकी गुस्से में लाल आंखें चमक रही थी। धनुष ने जो 10,000 साल उस अमृत्य संसार में बिताए थे, वहाँ उसने बहुत सी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी और वो इन कलाओं में परफेक्ट था। धनुष ने हजारों ऐसी मार्शल आर्ट की कला सीख रखी थी। धनुष को धुंधली सी हाथों की कलाओं की एक फॉर्म याद आ रही थी जिसका नाम था आग की शक्ति, जिसका उपयोग इस तरह की सिचुएशन में किया जा सकता था। आग की शक्ति एक ऐसी कला थी जिसका यूज इमॉर्टल वर्ल्ड में अक्सर ही एनर्जी फॉर्मेशन के लिए किया जाता था। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसी ही थी। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत भी नहीं थी, और इसका उपयोग साधारण व्यक्ति भी कर सकता था। लेकिन ये कला इंसान के शरीर से कुछ एनर्जी जरूर लेती थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को कोई खास नुकसान नहीं होता था। हाँ, लेकिन आग की शक्ति प्रक्रिया की भी अपनी कुछ सीमाएं थी। ये बेशक यूजर के शरीर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा भर देती थी, पर वो सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही होती थी। धनुष को पता था कि वो अर्चित के सामने काफी कमजोर था, पर अगर वो अपने शरीर की सारी शक्तियों को इकट्ठा करे और अर्चित के ऊपर कोई नाजुक मौका देखकर हमला बोल दे तो शायद अर्चित उसे संभाल न सके।
धनुष को अपने ऊपर एक भरोसा था कि इस तरह वो अपने मामा अर्चित से अपनी मां की बेइज्जती का बदला लेने में कामयाब हो सकता है। धनुष बहुत तेजी से सांस लेकर अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है और फिर एक तेज और कठोर आवाज में अपने मामा अर्चित से कहता है, मामा, तुम्हें किसने हक दिया मेरी मां पर हाथ उठाने का? मैं तुमसे मेरी मां की इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। धनुष को साफ दिखाई दे रहा था कि उसका मामा अर्चित को कोई भी दुख नहीं है उसकी मां पर हाथ उठाने का। और उसकी मां आरती तो बेचारी अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही कि उसी के भाई ने आज उस पर हाथ कैसे उठा दिया। धनुष बहुत जोर से अर्चित के ऊपर चिल्लाया और उसकी और गुस्से में आगे बढ़ने लगा। धनुष जैसे बांस की लकड़ी तो अर्चित में से तकरीबन 1 दर्जन बन जाएंगे। वो अर्चित की ओर आंख दिखाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तभी अर्चित उसे कहता है, अरे बेवकूफ, गधे, तुझे लगता है मैं तुझसे डर जाऊंगा? अर्चित उसे अपनी ओर आता देखकर जोर से चिल्ला कर कहता है। उसे देखकर अर्चित सडनली मुस्कुरा उठा था। एक कठोर आवाज में अर्चित आगे कहता है, मैं तुझे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाना चाह रहा था, पर तूने ही खुद को एक तरफ झुका लिया और मेरा हाथ गलती से तेरी मां को लग गया। अगर तू इस बात के लिए किसी को दोषी ही ठहराना चाहता है तो खुद को दोषी ठहरा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अर्चित ये कहकर चुप हो जाता है, पर उसके पीछे बैठी उसकी बीवी मानवी की तो जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो, वो मंद ही मंद अब भी मुस्कुरा रही थी। अर्चित चिल्लाते हुए जोश में अपना हाथ धनुष को उठाकर फेंकने के लिए उठाता है, पर तभी एक अजीब सी आवाज आती है, खटाक, और ये आवाज थी अर्चित के शोल्डर पर धनुष का हाथ टकराने की। अर्चित का शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। इससे पहले कि अर्चित दर्द में और चिल्ला पाता, धनुष ने जैसे उसके पेट का हिटबैग बना दिया हो। ऐसा लग रहा था कि अर्चित ने जो भी सुबह से खाया पिया है वो सब कुछ ही देर में उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा। अर्चित दर्द से कराह रहा था, लेकिन धनुष तो जैसे पागल हो गया था। वो उसके पेट पर अपने दोनों हाथों से वार किए जा रहा था। अर्चित उससे अपने आप को बचा ही नहीं पा रहा था। अर्चित को इतना दर्द महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ ही देर में वो मर जाएगा। क्या अर्चित खुद को धनुष से बचा पाएगा? क्या होगा अगर अपनी मां को लगे थप्पड़ के बदले में धनुष ने अर्चित का खून कर दिया तो? एक फोर्ट टिकट। इतने भयंकर दर्द में अर्चित का सर डगमगा रहा था, उसके पैर जमीन से उखड़ने लगे थे। उसके हाथ इधर उधर हवा में कुछ ढूंढ रहे थे ताकि वो कुछ भारी चीज उठा सके और खुद को धनुष से बचा सके। अर्चित जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ, ये खूनी है, ये मुझे मार डालेगा। मानवी भी अपने पति का खून फर्श पर देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, सिर्फ 3000 रुपये के लिए ये लड़का खून तक कर सकता है। वहाँ जो कुछ हो रहा था वो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अन्नू और तन्नू तो इतने डर गए थे कि न तो उनके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी और न ही वो दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी हिल-डुल रहे थे। बस आंखें और मुंह फाड़कर वो सब कुछ देख रहे थे। आरती भी भौचक्की सी वो सब कुछ देख रही थी। अर्चित बेहोश होने लगा था। बेहोश होते होते वो वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात पर हुआ विवाद इतना भयंकर रूप ले सकता है। घर में मौजूद लोग डरे सहमे से खून से सने हुए अर्चित और धनुष को देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी बात का इतना डरावना अंजाम होगा। सब लोग डर से चिल्लाने लगे थे। अर्चित की बीवी मानवी और उसके बच्चे अन्नू और तन्नू दोनों बहुत तेज रो रहे थे। बाकी के लोग भी इधर उधर भाग रहे थे। कोई पुलिस तो कोई डॉक्टर चिल्ला रहा था। लोगों ने धनुष और अर्चित दोनों को उठाकर अलग अलग जगह पर लिटा दिया था। वहां फर्श पर बहुत खून फैल गया था। अर्चित तो दर्द में चिल्लाकर बेहोश हो चुका था और धनुष जैसे किसी बहुत बड़ी जंग से घायल होकर लौटा हो। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों में कौन गलत था। अभी तक उन चुराए हुए 3000 रुपये का भी पता नहीं लगा था कि चोरी किसने की, इसलिए धनुष को भी जिम्मेदार ठहराना गलत था। और अर्चित जिसने धनुष की मां पर हाथ उठाया था, तो क्या एक बेटा ये बर्दाश्त कर सकता है जिसके सामने उसकी मां को किसी ने थप्पड़ मार दिया हो? वो अगर लड़ता नहीं तो क्या करता? आखिर कोई ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी मां के ऊपर कोई हाथ उठाए। कुछ ही देर में वहां मची उथल पुथल के बीच पुलिस की एंट्री हो जाती है। कुछ फालतू लोग तो पुलिस को देखते ही चुपचाप से वहां से खिसक जाते हैं। पुलिस के आते ही एक अजीब सी घटना हुई। अर्चित जो काफी देर से बेहोश पड़ा था, अचानक से उसके शरीर में न जाने कहां से थोड़ी सी जान आ गई और वो तेज तेज कराहने लगा। अर्चित ने जैसे ही धनुष को देखा, उसकी आंखों में वो सारा सीन फिर से चलने लगा जब धनुष उससे लड़ रहा था। चारों ओर कमरे में बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके थे।
अर्चित ने अपने आप को संभाला और एक नज़र धनुष पर डाली, जिसे देखते ही अर्चित की आंखों में फिर से गुस्सा भर गया और वो चिल्लाकर पुलिस वालों से बोला, ऑफिसर, इस लड़के ने मेरे 3000 रुपये चुराए हैं। मैं आपको इस लड़के को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये चोर है। आरती बेचारी रोते हुए हाथ जोड़कर खड़ी थी, जैसे उसके मुंह में शब्द ही खत्म हो चुके थे। तभी लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति कहती है, यहाँ हमें एक खून होने की रिपोर्ट मिली है। क्या मैं जान सकती हूँ वो रिपोर्ट किसने की है? उस पूरे हॉल में एक शार्प, कॉन्फिडेंस भरी आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वैसे भी इतनी देर से लोग वहाँ लड़ाई झगड़े की बातें ही सुन रहे थे। क्रांति सिंह की बॉडी लैंग्वेज से ही वो बड़ी तेज तर्रार, दो टूक बात करने वाले पुलिस ऑफिसर लग रही थी। पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह ने अर्चित की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था और अब वो उस पूरे हाल में चारों ओर देखकर वहाँ हुई घटना का मुआयना कर रही थी, और तभी उन्होंने मर्डर रिपोर्ट होने की बात पूछी थी। मानवी ने सर झुकाकर खुद से हुई गलती की माफ़ी मांगी और पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह से बेहद दबी हुई आवाज़ में कहा, मैडम जी, मर्डर की रिपोर्ट मैंने की थी। मैं बहुत डर गई थी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पहली बार ऐसा खून खराबा देखा था। मुझे मेरे पति की हालत देखकर डर लग रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा खून भी बह चुका था। मुझे लगा आज मैं अपने पति को खो दूंगी। कहते कहते वो रोने लगती है। मानवी की बात सुनकर क्रांति के चेहरे के भाव थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को इस हालत में देखेगी तो उसका डर जाना स्वाभाविक था। इसलिए क्रांति सिंह ने मर्डर की झूठी रिपोर्ट पर भी मानवी को कुछ नहीं कहा। पुलिस ऑफिसर ने धनुष और अर्चित दोनों के हालात का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। तभी अर्चित ने दोबारा, लेकिन इस बार पहले से तेज आवाज में अपनी बात कही, ऑफिसर, इस लड़के को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारे घर से 3000 रुपये चुराए हैं। और जब मैंने इसकी इस हरकत पर इसे डांटा तो इसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा हाथ तोड़ दिया। अर्चित अपनी बेइज्जती का धनुष से बहुत बुरा बदला लेना चाहता था। वो उस सीन को भूल ही नहीं पा रहा था जब धनुष ने उसका हाथ तोड़ दिया था। और ये बात अर्चित को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि धनुष पहले की तरह अब कोई मासूम बच्चा नहीं है जिसे वो कभी भी डांट पिट सकता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह अर्चित की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो तो बस अपने पुलिसिया अंदाज में उन दोनों को लगी चोटों का मुआयना कर रही थी, और इसी बीच उन्होंने अपने साथ आए हवालदारों को उस एरिया को सील करने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न कर सके। अर्चित, जो एक रसूख वाला आदमी है, उसे लगा कि शायद लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह उसे पहचान नहीं पा रही है। तब उसने क्रांति सिंह को अपनी पहचान बताने के लिए कहा, ऑफिसर, आप शायद मुझे जानती नहीं है। आपके कमिश्नर मिस्टर पाटिल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इंस्पेक्टर शर्मा तो मेरे बिल्कुल भाई जैसे हैं। आप चाहे तो मेरे बारे में अभी उनसे फ़ोन करके पूछ सकती है। मेरा काफ़ी लेना देना रहता है उनसे। आपको तो पता ही होगा कि आपके इस नए पुलिस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में हमने भी काफ़ी दान दिया है। बाकी आप तो मुझे काफ़ी समझदार नज़र आती है। अर्चित उस लेडी ऑफिसर से ऐसे बात कर रहा था कि दबाव में आकर उसे अर्चित की बात माननी ही पड़े। अर्चित के चेहरे की वो घटिया सी रुआबदार मुस्कान बता रही थी कि वो लेडी पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह को उसके सीनियर अधिकारियों का डर दिखाकर सारे इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से चलाना चाहता है। उसका बस चले तो अपने खुद के भांजे धनुष को बाकी की सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ने के लिए छोड़ दे। वहाँ थोड़ी दूर पर हाथ जोड़कर उसकी अपनी बड़ी बहन आरती खड़ी है, जिसके मुंह पर अर्चित ने अभी कुछ देर पहले एक जोर का तमाचा जड़ा था। जिस इंसान को अपनी बहन की भी इज्जत की परवाह न हो, उससे कैसी भी उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। लेकिन पुलिस ऑफिसर क्रांति सिंह कुछ अलग ही मिजाज की ऑफिसर है। जैसा अर्चित ने सोचा था वैसी तो बिल्कुल भी नहीं। क्रांति सिंह अर्चित की बात सुनकर कुछ पल के लिए उसे घूर कर देखती है, फिर बड़े नाजुक और ताने भरे अंदाज से उससे कहती है, अच्छा, तो आपने उस बिल्डिंग के लिए डोनेशन इसलिए दिया था कि आप जैसे कहें मैं उसे गिरफ्तार कर लूं। क्रांति सिंह तो पहले ही उसके धौंस भरे व्यवहार को समझ चुकी थी और उससे चिढ़ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अर्चित की बात का इस अंदाज से उत्तर दिया कि वो समझ जाए कि क्रांति सिंह उसके रसूख से डरने वाली ऑफिसर बिल्कुल नहीं है। और ये तो स्वाभाविक था कि अर्चित ने एक लेडी ऑफिसर से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी, जबकि उसने पुलिस के उससे भी बड़े अधिकारी से अपने करीबी रिश्ते के बारे में क्रांति सिंह को अवेयर कराया हो। क्रांति सिंह का जवाब सुनकर तो अर्चित जैसे बगले झांकने लगा। एक ही दिन में उसकी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी। पहले तो भांजे ने उसका हाथ तोड़ दिया, और अब जिस पुलिस अधिकारी को वो कुछ समझ ही नहीं रहा था, उसने भी बाकी सभी लोगों के सामने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया।
अर्चित की बात को कोई इम्पोर्टेंस न देते हुए क्रांति सिंह ने अर्चित और धनुष दोनों की चोटों का अच्छे से इंस्पेक्शन कर लिया था और उसके साथ आए बाकी के हवालदार घर की बाकी चीज़ों का मुआयना कर ही रहे थे। क्रांति सिंह ये पता लगा चुकी थी कि इतनी देर से अर्चित बार बार अपने जिस हाथ के टूटने की बात कर रहा था वो सब तो एक बहाना था। उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, बस उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। वही दूसरी और धनुष को लगी चोटें अर्चित से बहुत ज़्यादा गंभीर थी। धनुष के पेट और कमर के पीछे वाले हिस्से पर बहुत ज़्यादा चोट आई थी और यहाँ तक कि धनुष तो अब भी अधमरा ही पड़ा हुआ था। क्रांति सिंह को सबसे ज़्यादा परेशानी फर्श पर इतना सारा खून देखकर हो रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि बेशक धनुष को बहुत ज़्यादा चोट आई हुई हो, लेकिन वो इतनी गंभीर नहीं है। जबकि वहाँ मौजूद बाकी के लोग कह रहे थे कि धनुष ने ही वहाँ पर खून की उल्टी की थी। बाकी की कहानी आरती की आंखें बयां कर रही थी। क्रांति ने धनुष का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई। फिर परेशान होकर क्रांति ने धनुष से पूछ ही लिया, बेटा तुम्हें कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है क्या? धनुष बहुत धीमे से बिल्कुल दबी हुई आवाज में उसे जवाब देता है, मैडम जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता वरना मेरी माँ बहुत परेशान हो जाएगी। उसका जवाब सुनकर क्रांति को बहुत अजीब लगा और वो कुछ देर तक धनुष के उस मासूम से चेहरे को देखती रही। फिर उसकी नज़र धनुष की माँ आरती पर गई जो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी, इसीलिए क्रांति सिंह चुप हो गई। तभी क्रांति सिंह की कंसंट्रेशन को भंग करती हुई उसके एक जूनियर इंस्पेक्टर की आवाज़ क्रांति के कानों में पड़ी, मैडम जी ये केस हमें इंस्पेक्टर शर्मा को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ है। ये तो मामूली सा एक घरेलू झगड़े का मामला है। जैसा कि अक्सर होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अपने सर पर ज़्यादा बोझ लेकर घर नहीं जाना चाहता, और फिर ये साबित हो ही चुका है कि यहाँ कोई खून ही नहीं हुआ। तो क्रांति सिंह का जूनियर इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जो केवल मर्डर का केस ही हैंडल करते हैं, वो इस केस को क्यों अपने हाथ में लेकर अपने काम का बोझ बढ़ाएं। लेकिन क्रांति सिंह ऐसी सरकारी अधिकारी नहीं थी जो काम से हाथ छुड़ाकर वापस लौट जाए, इसलिए वो अपने जूनियर श्रीवास्तव को एक सीनियर ऑफिसर की तरह ही जवाब देती है। श्रीवास्तव अभी कुछ ही दिनों पहले कमिश्नर साहब ने क्या कहा था वो शायद तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा इसमें हमारी यूनिट की ही नहीं पूरी पुलिस फोर्स की बदनामी है। और वैसे भी जब हम यहाँ आ ही चुके हैं, दूसरी यूनिट को बुलाकर उन लोगों का समय क्यों बर्बाद करना। जो भी रिपोर्ट होगी हम उन्हें वहाँ जाकर भी तो हैंड ओवर कर सकते हैं। क्रांति सिंह ये बोलकर अपने आप को बड़ा ही सहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसके साथ आए बाकी के पुलिस वालों को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसा कि वो क्रांति सिंह को जानते थे कि वो कभी भी दूसरी यूनिट के केस में नहीं उलझती थी और ये तो क्रांति सिंह की यूनिट का केस था ही नहीं, फिर वो इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। पर अपनी सीनियर से वहाँ मौजूद पुलिस वाले सवाल जवाब करने की जुर्रत नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद क्रांति सिंह को अर्चित की बात का बहुत बुरा लगा है और इसीलिए वो ये केस खुद ही हैंडल करना चाहती है। श्रीवास्तव को अच्छी तरह मालूम था कि उसके ऑफिसर क्रांति सिंह शर्मा जी के काम करने के तरीके से बहुत नफरत करती थी, और जब अर्चित ने उनसे कहा कि वो कमिश्नर पाटिल और इंस्पेक्टर शर्मा को बहुत अच्छे से जानता है तो शायद यही बात क्रांति को बहुत बुरी लगी है। तो न चाहते हुए भी अर्चित ने अपना रुबाब दिखाने के चक्कर में अपनी कब्र खोद ली है। क्रांति सिंह ने अपनी यूनिट के बाकी लोगों को आंखों ही आंखों में एक इशारा किया और वो सभी अर्चित के घर की तलाशी लेने लग गए। जब अन्नू और तन्नू ने पुलिस वालों को घर की तलाशी लेते हुए देखा तो जैसे उनके पैरों से जमीन ही निकल गई हो। उन दोनों के उड़े हुए चेहरे के रंग से साफ पता लग रहा था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। अन्नू और तन्नू दोनों के पैर कांप रहे थे। उनकी मां मानवी तो अर्चित को संभालने में लगी हुई थी। अन्नू और तन्नू भगवान से दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह पुलिस उन 3000 रुपये की बात भूल जाए जिन्हें चुराने का इल्जाम उन दोनों ने मिलकर अपने कज़न भाई धनुष पर लगा दिया था। लेकिन अन्नू और तन्नू इतना डर रहे थे कि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पुलिस वालों से कुछ भी कह सके। अर्चित को लगा कि उसके दोनों बच्चों का चेहरा इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि उसे चोट लग गई है, इसलिए वो उन दोनों की ओर देखकर कहता है, अन्नू तन्नू तुम दोनों दुखी मत हो, मेरा सिर्फ शोल्डर डिसलोकेट हुआ है और इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर अन्नू और तन्नू दोनों बहुत जोर से रोने लगे, लेकिन वो दोनों कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर वो कुछ भी बोलेंगी तो वहाँ मौजूद पुलिस वाले सब सुन लेंगे, इसलिए दोनों बस रो रहे थे। और उनकी ये हालत देखकर अर्चित सोच रहा था कि मेरे दोनों बच्चे मुझसे कितना प्यार करते हैं, वो दोनों मेरी हालत देखकर रो रहे हैं।
अर्चित की फैमिली का मेलोड्रामा चल ही रहा था कि तभी घर के अंदर से एक हवलदार एक कपड़े में बंधे हुए कुछ पैसे लेकर वहां आ जाता है और पुलिस ऑफिसर क्रांति के पास जाकर कहता है, मैडम जी, अंदर अलमारी की ऊपर से मुझे ये रुमाल बंधा जिसमें कुछ पैसे ऐसे रखे हुए थे कि ये किसी के हाथ न लग जाए। उन पैसों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे से कुछ कानाफूसी करने लगे। अर्चित और मानवी तो दोनों उस रुमाल को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। अन्नू और तन्नू ने अपनी रोने की आवाज थोड़ा तेज कर दी थी। धनुष और उसकी मां आरती भी एकटक बिना पलक झपकाए उस रुमाल के अंदर जो पैसे दिखाई दे रहे थे उन्हें ही देख रहे थे। बस अब कुछ ही देर में ये पता चलने वाला था कि ये पैसे किसने वहां छुपाए थे। अर्चित के होंठों की हंसी साफ साफ बता रही थी कि अब धनुष का जेल जाना तय है। क्या सचमुच धनुष ने अपने ही मामा के घर में चोरी की थी? क्या अर्चित धनुष से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे जेल भिजवा देगा?